31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह राजधानी दिल्ली में अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा गांधी के लिए यह काफ़ी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। इंदिरा गांधी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहल के साथ मीटिंग तय थी और इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम तय था। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले 1 अकबर रोड पर जाने को उठी। वहां पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतज़ार कर रहे थे। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल संतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा गांधी ने हमेशा की तरह उन दोनों को नमस्ते किया। इतने में बेअंत ने .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा गांधी बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकंड्स की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के कोटाई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी को पुलिस वायरलेस पर एक मैसेज मिला कि इंदिरा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ है। वे राजीव गांधी को लेकर तुरंत दिल्ली पहुंचे। यह सुनते ही प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी को एक पर्ची दी। उसमें लिखा था कि अपना भाषण छोटा कीजिए, हमें तुरंत दिल्ली चलना है। राजीव ने ऐसा ही किया। भाषण समाप्त होते ही राजीव ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि इंदिरा जी पर हमला हुआ है। राजीव गांधी, गनी खान चौधरी, राजीव के निजी सुरक्षा अधिकारी और प्रणब मुखर्जी लगभग सुबह 9:40 बजे कोटाई से निकले। वायरलेस पर एक मैसेज मिला कि कोलाघाट में थर्मल पावर स्टेशन के हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर कलकत्ता ले जाएगा। स्टेट हाईवे की हालत बहुत ख़राब थी। तेज़ी से कार चलाना संभव नहीं था। कोलाघाट पहुंचने में 2 घंटे लग गए। प्रणव लिखते हैं, जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ चुका था। हमें लगा कि पायलट इंतजार करके चला गया। जब पूछताछ की तो पता चला कि पायलट हमें सड़क मार्ग पर खोजने निकला है। पायलट को बताया गया कि राजीव गांधी हेलीपैड पर आ चुके हैं। वो तुरंत लौटे। उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी ओमान में थे। वरुण नेहरू की प्लानिंग थी कि उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। यानी कि जैसे ही राजीव गांधी कोलकाता से दिल्ली पहुंचते हैं तो उपराष्ट्रपति के द्वारा राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ पहले दिला दी जाएगी। बाद में किसी ने सलाह दी कि ये ठीक नहीं होगा, इसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। काफ़ी सोच विचार के बाद उपराष्ट्रपति से शपथ वाला आइडिया ड्रॉप करके ओमान से राष्ट्रपति को बुलाने का फैसला किया गया। उधर राजीव गांधी को कलकत्ता पहुंचने में 45 मिनट लगे। वहाँ इंडियन एयरलाइंस का विशेष विमान राजीव गांधी का इंतजार कर रहा था। 1 बजे उड़ान भरने के तुरंत बाद राजीव गांधी कॉकपिट में चले गए। प्रणव लिखते हैं, कुछ देर बाद वह वापस आए और हमने बताया कि उनकी माँ इंदिरा गांधी अब नहीं रही। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। मैं बुरी तरह रोने लगा, लेकिन राजीव ने अपने आप को संभाला। वे शांत थे। ये गुण उनको अपनी माँ से विरासत में मिला था। नेहरू की मौत के समय इंदिरा ने ऐसा ही साहस दिखाया था। कोलकाता एयरपोर्ट से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़, शीला दीक्षित, गनी खान चौधरी, कुछ नेता भी हमारे साथ दिल्ली आए थे। मौत की खबर सुनने के बाद कुछ देर बाद सब संयमित हो गए तो सभी ने चर्चा शुरू कर दी कि अब आगे क्या किया जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं भी इसमें यानी प्रणब मुखर्जी भी इसमें शामिल हो गए। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि राजीव गांधी को पीएम बनाना चाहिए। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, मैं राजीव को विमान के पिछले हिस्से में ले गया। उनसे कहा कि आपको ही पीएम बनना होगा।
उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने कहा हाँ, हम सब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं, आपको सभी का फुल सपोर्ट मिलेगा। हमारा ये फाइनल हुआ कि दिल्ली में संदेश दें कि नई सरकार के शपथ लेने तक इंदिरा जी के निधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की जाए। नए प्रधानमंत्री और इंदिरा जी की हत्या की घोषणा एक साथ होनी चाहिए। हालांकि उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने पहले ही दिल्ली में इसी तरह के निर्देश दे दिए थे। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि हमारा विमान लगभग 3 बजे दिल्ली में उतरा। कैबिनेट सचिव कृष्णास्वामी राव साहब, गृह सचिव और अन्य अधिकारियों ने हमें रिसीव किया। वहाँ सांसद के साथ साथ राजीव के चचेरे भाई और विश्वास पात्र अरुण नेहरू भी उपस्थित थे। राजीव और वह तुरंत एम्स दिल्ली पहुंचे। हमले के बाद इंदिरा गांधी को वहीं ले जाया गया था। राजीव एम्स पहुंचे तो आंसुओं से भरी सोनिया अपने पति के गले लग गई। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि सोनिया अपनी सास की हत्या से घबरा गई थी। वो बार बार याचना कर रही थी कि राजीव गांधी पीएम न बने। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले पत्र का पहला मसौदा तैयार किया। पीवी नरसिम्हा राव ने इसे संशोधित किया। आर.के. धवन ने टाइप किया। पत्र में न केवल राष्ट्रपति को संसद में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में राजीव गांधी को चुने जाने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई, बल्कि राष्ट्रपति से राजीव गांधी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का भी अनुरोध किया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सीधे एम्स गए। वहां से राजीव और वह दोनों एक साथ राष्ट्रपति भवन आए। राष्ट्रपति जैल सिंह ने बताया कि उन्होंने राजीव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला पहले ही कर लिया था। राजीव गांधी ने फैसला किया कि वह 3 अन्य लोगों पीवी नरसिम्हा राव, पी शिवशंकर और प्रणब मुखर्जी के साथ शपथ लेंगे और सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बूटा सिंह को भी शपथ दिलाई जाए। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा की गई। उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन, जो पास ही खड़े थे, ने दूरदर्शन पर देश को सूचित करते हुए एक साथ घोषणा की कि इंदिरा गांधी का निधन हो गया है और राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली है। 24 मार्च 1986 को राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स से 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया। इस सौदे के तहत इंडियन आर्मी को 155 mm वाली 400 होवित्जर तोप की सप्लाई होनी थी। इसे देश के ज्यादातर लोग बोफोर्स तोप भी कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसप्टर हाउ वीपी सिंह सूक इंडिया में लिखते हैं कि इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घूसखोरी हुई। स्वीडन की मीडिया ने दावा किया कि डील के लिए एबी बोफोर्स कंपनी ने भारत सरकार के बड़े नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारी को 60 करोड़ की घूस दी है। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिसमें तमिल विद्रोही संगठन लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नारा चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बटूर गए तो वहां लिट्टे ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की महिला आतंकी धन्नू आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। मास्क के लोथड़ों के बीच राजीव गांधी का पैर दिखाई, जिसमें उन्होंने लोटों का जूता पहन रखा था। उनका हाथ भी दिखा, जिसमें गुच्ची की घड़ी बंधी थी। उनका शरीर औंधे मुंह पड़ा था और सिर फट चुका था। तो ये था भारत के 6ठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सफर। धन्यवाद।